अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 की न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह 11.2। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 10 और 11.1 के लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 11.2 है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो ये 2 पार्ट में इसके लेक्चर्स होंगे। अब ये पार्ट 1 है। इस एक्सरसाइज का टाइटल आप लोग लगाएंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लीक ट्राइंगल। ऑब्लीक OBLIQUE, ऑब्लीक ट्राइंगल, OBLIQUE, ऑब्लीक ट्राइंगल। ऑब्लीक ट्राइंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं रखते अदर देन 90 डिग्री। अगर आपको याद हो 11.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज राइट एंगल ट्राइंगल पर है। आप नोट कर रहे हैं, मैं आपको कैटेगरी वाइज और कॉन्सेप्चुअल अंदाज में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है लेक्चर वीडियो में और उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज सीकिंग स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। थोड़ा टाइम लगाइएगा आज भी। तो ऑब्लीक ट्राइंगल इसका टाइटल लग जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लीक ट्राइंगल। 11.1 का लगा दीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल। सही यहाँ तक? ऑब्लीक ट्राइंगल हैविंग नो राइट एंगल, यानी 90 एंगल के अलावा कोई भी हो। सही। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 12 4 क्वेश्चन हम आज इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, 1 से 7 तक जो है वो MCQs या फालतू क्वेश्चन है, तो वो टाइम लगाना है, तो मैं इसका मेथड जब बता रहा हूँ तो उसमें आप वो अप्लाई करके उनको कर सकते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि टाइम का ज़िया बेकार है, तो पूरी तवज्जो उन क्वेश्चन पे और वो तवानाई हम लगाएं एनर्जी जहाँ ज़रूरत है। तो ये नहीं समझिएगा कि सर छुड़वा के करा रहे हैं। मैं समझ के सोच के करा रहा हूँ कि स्टूडेंट भी जो है वो बर्डनाइज ना हो और बोर भी ना हो और उसका वक्त भी ज़ाया ना हो। अच्छा, इस ऑब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं? इसके तरीके होते हैं कोसाइन लॉ और साइन लॉ। ये बहुत पक्का याद कर लीजिएगा, कोसाइन लॉ और साइन लॉ। एक को कहते हैं कोसाइन लॉ और एक को कहते हैं साइन लॉ। नाम का ये लॉ है, इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा वो मैं दिखाता रहूँगा, वो आपको उसकी लिस्ट बना लीजिएगा कि ये कोसाइन लॉ की शक्ल है और ये साइन लॉ की। अभी तक क्या हुआ कि हम ऑब्लीक ट्राइंगल सॉल्व करेंगे और ऑब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के तरीके होते हैं कोसाइन लॉ, साइन लॉ। ठीक है, जबकि राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने 11.1 की उसका तरीका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन कॉस टेन के रेशो। वो आसान। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग भी है शॉर्ट भी हैं। सेक्शन B और C दोनों के क्वेश्चन तवज्जो रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इन अ ट्राइंगल ABC आर गिवन, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। पेज नंबर 326 पे ये एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप खुद भी देख सकते हैं पेज नंबर 326 पर। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा है मैं इसकी जो आखिर में है। इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की 3 साइडें दी हुई हैं। अच्छा, ट्राइंगल जो होगा उसकी 3 साइडें जो स्मॉल होंगी वो ABC होंगी और जो एंगल होंगे वो अल्फा बीटा गैमा होंगे। सही है, लिस्ट बनाते हैं। स्मॉल ABC लेंथ ऑफ साइड्स को इंडिकेट करेंगे और अल्फा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल को इंडिकेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही प्रिंटेड दे दिया है। ABC साइड्स की लेंथ है 6, 8 और 9.4। आगे कह रहे हैं लार्जेस्ट एंगल। अब जो मैं बता रहा हूँ नोट कीजिएगा, एक थ्योरम होता था फर्स्ट 9th क्लास में या 10th क्लास में कि जिस ट्राइंगल का सबसे साइड बड़ी होती है कौन सी, उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। पक्का करें इसको। और जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है। वर्डिंग में यूँ होता था कि इन अ ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द एंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट इक्वल को कहते थे थ्योरम में। सही है। अब इसमें आपको पहले स्कैनिंग करनी पड़ेगी कि लार्जेस्ट एंगल पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 6, 8 या 9.4। पकड़ लिया, 9.4 सबसे बड़ा है। ठीक हो गया। अब कौन सा है वो, C है। अब डायग्राम ज़रा बता दूं मैं आपको, ये डायग्राम रफ है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। ABC, तो A के सामने वाली जो होगी साइड वो अपोजिट स्मॉल A होगी, B के अपोजिट वाली स्मॉल B होगी और C के अपोजिट स्मॉल C होगी। सही यहाँ तक। A पर एंगल अल्फा बनेगा, B पर एंगल बीटा बनेगा और C पर एंगल गैमा बनेगा।
ये पूरी एक्सरसाइज बल्कि पूरे चैप्टर के लिए समझ लें। वर्टेक्स ए के अपोजिट स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी, दीज आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स। और वर्टेक्स ए एंगल अल्फा, वर्टेक्स बी एंगल बीटा, वर्टेक्स सी एंगल गैमा रिस्पेक्टिवली। सही। अब सी के सामने नज़र आ रहा है कि एंगल कौन सा आ रहा है भाई, गैमा। तो पकड़ में आ गया कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो गया। तो अब हम यही लिखा है, इन अ ट्राइंगल द लार्जेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड थ्योरम। अच्छा, ये वर्डिंग लग रहा होगा, वर्डिंग क्यों लिख रहे हैं मैथ्स में, क्योंकि वर्डिंग लिखेंगे तो सिर्फ सॉल्यूशन छोटा सा है। तो C इज द लार्जेस्ट, सो एंगल अपोजिट टू इट इज द लार्जेस्ट, दैट इज गैमा। गैमा सही हो गया। अब कोसाइन लॉ जो बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग कि कोसाइन लॉ किसको कहते हैं। ये कोसाइन लॉ का फॉर्मूला है, कॉस गैमा। अब कॉस गैमा के साथ देखें C आता है तो C वाला माइनस हो जाएगा, बाकी जो है प्लस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे 2ab, यानी जो यहाँ पे प्लस होगा वही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसके 3 फॉर्मेट होंगे। कॉस गैमा का ये है, जैसे अगले सवाल में कॉस बीटा लग रहा है, एडवांस में ही देख लें। बीटा है तो देखें बी स्क्वायर वाला माइनस, गैमा है तो सी स्क्वायर वाला माइनस। ट्रिक समझ में आ रही है। 3 आप खुद बना सकते हैं। अब बीटा का बी माइनस है तो इसका मतलब बाकी 2 कौन से बचे, ए और सी। तो ए और सी वाला स्क्वायर के साथ प्लस, यहाँ पे गैमा वाला सी वाला हो गया, तो कौन से 2 बचे, ए और बी। तो ए और बी वाला स्क्वायर के साथ प्लस, और जिसका स्क्वायर के साथ प्लस उसी का ट्वाइस नीचे डिवाइड में। यहाँ पे ए सी है स्क्वायर में तो बगैर स्क्वायर करके ट्वाइस कर दें 2ac। यहाँ पे ए बी है तो ट्वाइस ए बी। समझ में आ गया। अब ज़रूरत किसी क्वेश्चन में आपको अचानक से पड़ जाए तो कॉस अल्फा का भी लिख दूँ। कॉस अल्फा का क्या होना चाहिए, आप लोग भी सोचें। अब ए स्क्वायर वाला माइनस में हो जाएगा तो बाकी क्या बचा, बी और सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। समझ में आ गया ना। गैमा है तो सी स्क्वायर माइनस, बीटा है तो बी स्क्वायर माइनस, अल्फा है तो ए स्क्वायर माइनस, बाकी जो बच रही हैं 2 साइडें वो प्लस का स्क्वायर ट्वाइस, प्लस का स्क्वायर ट्वाइस। डन। ये लिस्ट बना लीजिएगा तीनों एक जगह के, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। जब भी ज़रूरत पड़े, कब लगता है ये, जब 3 साइडें पता हों। कब लगता है, जब 3 साइडें पता हों। साइड पे लिख लीजिएगा कि व्हेन इट इज़ यूज्ड, तुक्के नहीं लगेंगे, समझ के, कॉन्सेप्चुअल। जब तीनों साइडें पता हो। देखिए यहाँ पे तीनों साइडें पता हैं ABC, यहाँ पे देखें तीनों साइडें पता हैं ABC, इसलिए लग रहा है। साइन लॉ भी लगेगा, बताऊंगा कि वो कब लगेगा। यहाँ तक सही है। अब कैलकुलेटर आप लोगों के पास है माशाल्लाह, जल्दी जल्दी कर लें। a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। डेसिमल में हो तो आप लोगों को स्क्वायर कैलकुलेटर में लाना आता है, बता चुका हूँ। फिर भी जो सेकेंड रो है फंक्शन कीपैड का, उसका थर्ड जो बटन होता है वो स्क्वायर का होता है, थर्ड बटन। यानी कि अब 9.4 का स्क्वायर चाहिए तो ये आप थर्ड बटन दबाएंगे तो आपका स्क्वायर लिखा हुआ आ जाएगा 9.4 के सामने। ये देख लें भाई, 9.4 का स्क्वायर, नीचे से तीसरी रो है और तीसरा बटन है 9.4 और ये आ गया आपका स्क्वायर। नज़र आया, इज इक्वल टू, आई रिपीट, मैंने पहले सेकेंड रो बोल दिया था, थर्ड रो नीचे से ऊपर वाली तीसरी रो है उस पर स्क्वायर का बटन है, स्क्वायर लिखा होता है, देख लीजिएगा। अब स्क्वायर हो गया, दोनों को प्लस करें और इसमें से माइनस कर दें। 11.64 अपने हाथ से कैलकुलेटर ज़रूर चलाइएगा कि ये 100 हो गया, 100 में से 88.36, नीचे 2 × 6 × 8 ए भी रखना था, 6 और 8, ठीक हो गया। वैल्यू सही फीड कीजिएगा, एक गलती हो जाएगी सारा गलत। डिवाइड करें कैलकुलेटर से। अच्छा 3 डेसिमल तक ज़रूर लीजिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आप 3 डेसिमल तक आदत बनाएं पूरे चैप्टर 11 में, मेक इट वेरी श्योर। 3 डेसिमल तो आंसर बेहतरीन आएगा टीचर के पास जो लिखा होगा। अब इसका कॉस इन्वर्स चलता है शिफ्ट करके, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और सेकंड रो में राइट पे टेंजेंट इन्वर्स होता है, सेकंड लास्ट कॉस इन्वर्स होता है, थर्ड लास्ट साइन इन्वर्स होता है। ये कॉस इन्वर्स आ गया, जो वैल्यू है वो रख देंगे, कैलकुलेटर आपको एंगल दे देगा। तो इज़ द लार्जेस्ट एंगल। डन, समझ में आया। बस ये फॉर्मूला और डायग्राम समझ के और ये थ्योरम, 3 चीज़ें। अब अगला इसका रिवीजन है तो बहुत तेज़ इंशाल्लाह करा रहा हूँ। इसमें इसने 3 साइडें देके कहा है स्मॉलेस्ट एंगल बताओ। अब आप लोग समझदार माशाल्लाह। लार्जेस्ट सबसे बड़ी साइड का अपोजिट तो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट साइड का। अब स्कैनिंग करें 25, 18, 21, पकड़ में आ गया। सबसे छोटा 18 क्योंकि 21 बड़ा है, 25 बड़ा है, छोटा चाहिए अब सबसे। तो अब स्मॉलेस्ट एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड थ्योरम, जैसे यहाँ लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट तो बी इज़ द स्मॉलेस्ट। इसी डायग्राम को देख लें तो बी के सामने स्मॉलेस्ट बी है तो बी पे एंगल स्मॉलेस्ट बीटा है, ठीक है। मैंने एक डायग्राम बनाई लेकिन यहाँ पे ये समझ में आ गया ना आपको कि बी पर बीटा है तो उसके सामने वाली बीटा का स्मॉल बी,
ये आ गया आपका स्मॉल एस बीटा। ओके, अब कोसाइन लॉ का वो वाला फॉर्मेट लगाएंगे जिसमें बीटा है। 3 फॉर्मेट है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। एज द केस में बी, केस समझना है वरना गलत हो जाएगा। तो अब कॉस बीटा का इसलिए लग रहा है कि बीटा चाहिए, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस का होगा, ए रखा 25, उसका स्क्वायर कैलकुलेटर से 625, सी स्क्वायर 21, उसका स्क्वायर 441 कैलकुलेटर से स्क्वायर, माइनस 18 का स्क्वायर 324 और नीचे 2ac 25 इंटू 2 50 हो गया, 50 इंटू, अच्छा मज़े की बात हो ना, अगर आप जो है याद कर लेना बहुत फ़ायदा होगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 21 का जो है 441 होता है, 18 का 324 होता है। एक अच्छे स्टूडेंट को साइंस के 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बुरा नहीं मानिएगा वरना कैलकुलेटर सही। आप प्लस करके माइनस करें, 742 आ गया, नीचे मल्टीप्लाई करें 1050 आ गया, डिवाइड किया। अब अभी दिखाया था कैलकुलेटर पे सेकंड फंक्शन कीपैड की जो रॉ है उसमें राइट से सेकंड बटन शिफ्ट करके दबाइएगा तब कॉस इन्वर्स आएगा। शिफ्ट पहले फिर कॉस, ये वैल्यू फीड कर दीजिएगा तो आ गया आपका 45.035। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अगले जो 11 चैप्टर है उसमें बुक से आंसर मैच कीजिएगा ना तो बहुत एहतियात रखिएगा। अब यहाँ पे वो 03 को इग्नोर कर दे तो आप नहीं कर दीजिएगा इग्नोर, आपको जो टीचर ने बता दिया उस पर फॉलो करें कि 3 डेसिमल की आदत बना लें। जैसे अब यहाँ 035, क्या भरोसा बुक वाले 45 लिख के फारिग कर दें, यहाँ पे 83 लिख कर। तो आपको बुक के आंसर की नकल नहीं करनी है, अपना कैलकुलेटर, अपना स्टेप्स और टीचर की बात समझ रहे हैं ना भाई। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, यहाँ से अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा ख्याल से। वर्ड प्रॉब्लम लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, बुक लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप नोट कर रहे हैं? लगता होगा कि सर जो क्वेश्चन नहीं लिखते यहाँ पे, क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और पूरा बोर्ड मेरा क्वेश्चन से भर जाएगा। तो ये आप लोग मेरे लेक्चर JJC भाई सरजबाद में ज़रा ये चीज़ का हैंडल करेंगे। बुक सामने रख के ये लेक्चर लें। अब ये बुक अगर नज़र नहीं आ रही तो मैं पढ़ दूँ। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बिल्डिंग दैट फेसेस वन स्ट्रीट। कोई ट्रायंगुलर बिल्डिंग है जो किसी सड़क के किनारे बनी हुई है, तो एक गली की तरफ उसकी लंबाई जो एक दीवार होती है बिल्डिंग की वो 13.6 मीटर है। दूसरी तरफ की अनदर साइड ऑफ द बिल्डिंग, जो दूसरी स्ट्रीट को फेस कर रही है उस बिल्डिंग की दीवार, वो 13 मीटर की है। कहानी जैसा सवाल है, समझें, ये प्रैक्टिकल डेली लाइफ क्वेश्चन हैं। एंड द एंगल बिटवीन द टू, वो जो 2 दीवारें या 2 सड़कें हैं, स्ट्रीट गलियां, उसके बीच का एंगल 72 है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, अब इस तरह के प्रॉब्लम में आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अब मैं देखें सॉल्व किया हुआ लेकिन डायग्राम बनाऊंगा कि पता चले कि सर कहीं से नकल करते हैं। नो, मैं दिमाग से कर रहा हूँ। डायग्राम अब आप लोगों को समझाने के लिए आपके सामने बनाऊंगा ताकि वो आपको एक्सप्लेन हो जाए, तो यूँ आप कहेंगे अच्छा ये सवाल कहानी थी। अच्छा, वर्डिंग में है तो वर्डिंग में लेंथ ऑफ वन साइड, वर्डिंग थोड़ी लिखिएगा, आपकी अपनी इंग्लिश भी हो सकती है, क्वेश्चन से उठाएं तो अच्छा है। लेंथ ऑफ अनदर साइड ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे सेकंड भी लिखते हैं, सेकंड साइड ऑफ बिल्डिंग। एंगल बिटवीन द टू साइड्स, आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द टू स्ट्रीट्स, क्योंकि साइडें होंगी वो स्ट्रीट को फेस कर रही होंगी। ठीक है। अब ये कैसे सर को तय हुआ कि ये ए बनेगा कि सी बनेगा कि बीटा? उसमें तो क्वेश्चन में प्रिंटेड है ABC, साथ साथ है ना भाई, चले मत जाइएगा। अब ये देखें कैसे तय हो रहा है। डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन की डायग्राम बनने जा रही है। ठीक है जी। जब हम खुद सेलेक्ट करेंगे तो हमारी मर्जी है। ठीक है, हमारी मर्जी है। अब ए मैंने यहाँ लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो कहीं भी ले सकते हैं। तो ए के सामने वाला ए हो गया, सिखाया था। तो अब ये ए पे लिख दें 13.6। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। बी यहाँ लिख दें, सी यहाँ लिख दें, ABC। तो अब सी के सामने वाला ये सी हो गया। ठीक हो गया, अभी सिखाया था। तो सी हो गया 13 मीटर। बिटवीन देम, अब हम मैंने कौन सी 2 साइड पे वैल्यूज़ लिख दी? ये 2 नज़र आ रहा है, ये 2। तो बिटवीन इन 2 के बीच में हो गया, यानी ये मेरी 2 उंगलियां, तो इन 2 के दरमियान में जो एंगल आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एंगल आ गया आपका ये 72। रीड करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है बिटवीन द टू स्ट्रीट्स या बिटवीन द टू साइड्स इज। अब बी पे क्या बनता है? बीटा। पहली डायग्राम याद रखें, ये सबसे अहम डायग्राम है कि ABC और अल्फा बीटा गैमा होते कहाँ पे हैं। अब ये क्वेश्चन भी डाउन हो गया क्योंकि थर्ड साइड बनी ये वाली अननोन,
क्योंकि एक साइड फेस कर रही थी 13.6, एक कर रही थी 13, इसके बिटवीन एंगल हो गया, तो थर्ड साइड यही बची ना भाई। वेरी गुड। तो बी के सामने बी आ गया तो बी। अब पता लगा ये कैसे लिखा, सर नाजिल नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखें, अच्छा अब ये रटिएगा नहीं काइंडली, प्लीज़ रटिएगा नहीं। यहाँ आप बी ले लेंगे तो ये आपका बी हो जाएगा, आप यहाँ ए लेंगे तो ये आपका ए हो जाएगा। पढ़ाई को एक नॉर्मल रूटीन बनाएं, काइंडली इसको बोझ ना समझें कि अरे ये बस रटें बड़ी मुश्किल है। बी फोकस, तो आप यकीन करें आपको पढ़ने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक पहुँच गए? तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, कोसाइन लॉ के दो इस्तेमालात हैं, सही से नोट करें। पहला इस्तेमाल तो ये कि अगर आपको तीनों साइडें दी हुई हैं तो हम इस फॉर्मेट के ज़रिए एंगल निकाल लेते हैं। ये बना बनाया रेडीमेड हो गया कि जिसमें एंगल इधर है और तीन साइडें इस तरफ है, एंगल इधर है, तीन साइडें इस तरफ है, एंगल इधर है, तीन साइडें इस तरफ है। क्लियर? तीसरा कभी ज़रूरत पड़े, एंगल इधर है, तीन साइडें इस तरफ है, ठीक है। अगर कभी दो साइड और उनके दरमियान का इंक्लूडेड एंगल हो तो भी कोसाइन लॉ लगता है, नोट करें। इफ़ ऑल द थ्री साइड्स आर नोन देन कोसाइन लॉ इज़ वैलिड। इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल जो उनके दरमियान में अंदर की तरफ बनेगा, इंटीरियर, देन कोसाइन लॉ इज़ वैलिड। थ्योरी भी लिख रहे हैं भाई कि दो साइडें और उसके बीच का एंगल हो तो कोसाइन लॉ लगता है। अब यहाँ पे यही केस बन रहा है, दो साइडें और उसके बीच का एंगल है तो कोसाइन लॉ लगेगा। अब कैसे लगेगा, इसकी ये वाली फॉर्मेट याद करें, ये भी कोसाइन लॉ है। कोसाइन लॉ इसलिए कहते हैं इसमें कॉस आ रहा होता है, साइन लॉ उसको कहेंगे कि साइन आ रहा होता है। एक टेंजेंट लॉ भी उससे क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो एमसीक्यू उसकी क्लास में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। टेंजेंट लॉ इसलिए कहते हैं कि टेंजेंट आता है, टी एंड वाला टेन। अब इसमें देखें तरीका ही होगा, बी स्क्वायर है तो यहाँ कॉस बीटा आएगा और जो बाकी दो नज़र नहीं आएंगे वो उधर चले जाएंगे, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। और इसी का ये देखें, ये तकरीबन इसके करीब है अगर आप समझ जाएं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर है तो देखो 2ac, ये देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो 2ac, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो 2ab, बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो 2bc। समझ आया? एक्सीलेंट। तो अब यहाँ देखें बी स्क्वायर है तो सामने कॉस बीटा आ गया, ठीक हो गया। और जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर वो -2i के साथ आ गया। तो अब इसके भी तीन लिखने काम आएंगे। ये अगर ए स्क्वायर होता, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ए स्क्वायर होता तो ये हो जाता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस ऑफ एल्फा। देखें ए स्क्वायर तो एल्फा आ गया, बी वाला हो चुका। सी अगर होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ गैमा। तीन हो गए इसके भी, इसके तीनों एक जगह। कि अगर कभी दो साइडें और एंगल पता हो तो तीसरी साइड इस साइड पे अलग से आ जाएगी कैलकुलेटर चला के। कभी बी और सी आपका हो तो ये आ जाएगी, ए और बी हो तो ये आ जाएगी। क्लियर हो गया? एक्सेलेंट। ये लिस्ट बनाते जाइएगा काइंडली, तब मज़ा आएगा कि भाई सिर्फ क्वेश्चन की गाइड बुक नहीं बन रही है, कुछ समझ भी रहे हैं। अब ए रखें आप 13.6, कैलकुलेटर से स्क्वायर बता दिया बटन उसका, 13 का 169। देखें कहा था ना भी 20 तक का याद कर लें तो कुछ तो जल्दी से हो जाएगा। देखें 13 का स्क्वायर डेसिमल में, तो मैं भी कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, कैसा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखें, cos 72 पहले निकालिएगा कैलकुलेटर से, शिफ्ट के बगैर चलाएंगे तो sin cos 10 वही बटन होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले, ऐड पहले, सब्ट्रैक्ट बाद में। अगर आपने इसको इसके साथ ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। मैथ्स का ऑपरेशन ध्यान रखिएगा। बॉड मास, ये मल्टीप्लाई होगा, इसका जवाब नीचे आएगा, ये ऐड होगा, इसका जवाब नीचे आएगा, फिर दोनों आपस में माइनस होंगे। बॉड मास ब्रैकेट है नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ऐड पहले फिर मल्टीप्लाई उधर अलग और फिर सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बारीकियाँ? मैंने एक स्टूडेंट ये कर देता है, दिस प्लस दिस -2 ये कर देगा, जो जवाब आएगा उसके साथ cos 72 मल्टीप्लाई कर देगा, सारा रॉन्ग हो जाएगा मैथ्स। तो इसको प्लस किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया कैलकुलेटर से, ये आ गया। ये स्क्वायर है, याद रहा, बी चाहिए, लेंथ होती है BAC, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का बटन स्क्वायर के बराबर में होता है। थर्ड बताया था स्क्वायर का, सेकंड दबाएंगे देखिए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सेकंड दबाएंगे देखिए स्क्वायर आ गया, ये वाली रो में सेकंड है स्क्वायर रूट, थर्ड है स्क्वायर, ठीक है, खुद चला लीजिएगा। तो अब ये जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर रूट लिया 15 पॉइंट। अच्छा, नो कन्वर्जन इन चैप्टर 11, ये मैंने 11.1 में भी बताया था। मीटरों में सारा है तो देखिए मीटरों में आ जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में आ जाएगा। नोट करते रहें, नो कन्वर्जन। तो अब यहाँ पे
मीटर में बिल्डिंग की लेंथ साइड की दी हुई है, तो मीटर में थर्ड साइड इज़ 15.64 मीटर्स लॉन्ग। क्लियर? बस डायग्राम और कॉन्सेप्ट बनाते रहें, थोड़ी हिम्मत और कर ले। एक सवाल और है 12 क्वेश्चन में, वो पैलोग्राम का जिक्र कर रहा है। पैलोग्राम, लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ अ पैलोग्राम। अच्छा, ये 11 करके GM लिख दें तो ये 11 पैरेलल का निशान हो गया, ग्राम GM हो गया। पैलोग्राम आप पूरी इंग्लिश भी लिख सकते हैं पैलोग्राम। तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ अ पैलोग्राम इज 55 सेंटीमीटर। इट्स वन डायगोनल मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद द एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट पड़ोस पड़ोस वाले, बराबर बराबर वाले। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आवाज़ आ रही है? समझ में आई है? डायग्राम भी बना दूंगा। वो कह रहे हैं पैलोग्राम है। पैलोग्राम कैसा होता है भाई? ऐसा होता है, अगर आप लोगों को पता है। कह रहे हैं इसकी जो लंबी साइड है, लार्जर साइड, अब देख रहे हैं दो साइडें छोटी बड़ी होती हैं, ये बड़ी है, ये छोटी है, सही हो गया। अब जो लार्जर साइड है इस पैलोग्राम की, वो कह रहा है 55 सेंटीमीटर की, तो उस पर मैंने 55 लिख दिया। अब डायगोनल बना दिया। डायगोनल पता ना किसको कहते हैं? जो अपोजिट साइड्स के कोने को मिला देता है वो डायगोनल होता है। अब एक डायगोनल इससे बनाया कि उसने एक डायगोनल का जिक्र किया है। अच्छा, अब 12 है, ये 10 है, इन दोनों के दरमियान में एक सवाल है, वो बड़ा हाई फाई सवाल है, क्योंकि वो दो डायगोनल का सवाल है। वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ध्यान रहे। ये मैं आपको 12 करा रहा हूँ, 11 और 13 अगली क्लास में, वो बड़े सवाल हैं, ठीक है। ये 12 है। लग रहा होगा सर, मैं बता चुका हूँ, आसान से मुश्किल की तरफ, हल्के से भारी की तरफ मैं जाता हूँ, सिस्टमेटिक। तो लार्जर साइड ऑफ पैलोग्राम इज 55, इट्स डायगोनल मेक्स एंगल। अब इसके डायगोनल दो दीवारों के साथ दो एंगल बनाएंगे, ठीक हो गया। एक कह रहा है 30 डिग्री का बना रहा है और एक कह रहा है 50 डिग्री का बना रहा है। अब आप लोगों की माशाल्लाह आई साइड सेट है, चेक करें। जो डायगोनल पैलोग्राम का होता है ना, वो टेढ़ा होता है, तो एक एंगल छोटा बनाएगा, एक बड़ा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 30 कहाँ लिखना है, 50 कहाँ लिखना है? नोट कीजिए, जहाँ पे छोटा। अच्छा, ये मेजर नहीं करनी है डायग्राम्स, ये रफ डायग्राम्स है, लेकिन स्केल पेंसिल से इम्तिहान में बनेंगी। ये वाली डायग्राम हो गई, सही है। ये डायग्राम जो बना रहा हूँ, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की आप ना बनाएं, क्योंकि उसमें तो ABC उसने प्रिंटेड दिया हुआ है। इसमें इसलिए बनानी पड़ेगी कि हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये ABC लिख पाएंगे ना, समझे? वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आप 30 छोटा वाला, 50 बड़ा। मेजर नहीं करना है, मेजर करके कोई डायग्राम नहीं है। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने नाम कैसे रखा, यही सोच रहे हैं ना। मैंने इसको A बोल दिया, इसको B, इसको C, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब C के सामने वाला क्या आ जाएगा? C। अभी सिखाया था। A पे एंगल जो बन रहा है वो क्या आ जाएगा? अंदर वाले ट्राइंगल को देखिएगा, ये अल्फा हो गया। अब मसला ये फंस गया कि ये ट्राइंगल के तो बाहर एंगल है 50 डिग्री, समझ रहे हैं? ट्राइंगल के अंदर के हमें एंगल चाहिए होते हैं ना भाई, अंदर एंगल अल्फा बीटा क्या है ना। तो एक थ्योरम होता था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल किसी लाइन के इधर उधर हो, इसको ऑल्टरनेट एंगल भी कुछ टीचर बोलते थे। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रेंट। तो ये जो है गौर करें, ये इधर आ जाएगा यूं ऑल्टरनेट थ्योरम के तहत। ये बात समझ में आई? ओरिजिनल डायग्राम में वहाँ है 50 आई ऑल्टरनेट एंगल के उसूल से। तो इसलिए आप इसको कंट्रास्ट पेन से मैं लिख रहा हूँ, ताकि जो एक बच्चे ना समझे कि 3 एंगल दिए हैं। 3 नहीं दिए, मैं दिए हुए 2 हैं। इसको मैं अपनी ज़रूरत के तहत इधर डायग्राम खिलाया हूँ, ऑल्टरनेट एंगल। अब ये क्वेश्चन सेट हो गया, क्योंकि अब ये C पे जब एंगल है तो ये गैमा हो गया। अब इस नीचे वाले ट्राइंगल को बस देखें, B के सामने डायगोनल है, तो डायगोनल हमें चाहिए, ठीक हो गया। लेंथ ऑफ डायगोनल A पे अल्फा हो गया, C पे गैमा हो गया, ठीक है। और C के सामने वाला C स्मॉल लेंथ ऑफ साइड हो गई, ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये तो हो गया डाटा आपका कि हेयर। अच्छा, मैथ्स में हेडिंग डाटा की मत लगाया करें, वो न्यूमेरिकल में लगाया करें, फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा देंगे, गलत नहीं होगा लेकिन बेहतर नहीं है। लेंथ ऑफ लार्जर साइड, पैलोग्राम का सिंबल बता दिया, वरना आप पूरा वर्ड लिख दें। 1 एंगल। अच्छा, इसमें 1 एंगल अनदर इसलिए लिखा कि उसने डायगोनल के साथ एंगल बताएं। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोस।
ये डायगनल इसका पड़ोसी ये वाली साइड, ये डायगनल इसका पड़ोसी ये वाली साइड, तो एडजेसेंट ये वाली और ये वाली नेबर वॉल्स जो हो गई उसके साथ एंगल 30 50। बस ध्यान रखिएगा छोटा कहाँ है बड़ा कहाँ है, क्योंकि अगर उल्टा लिख देंगे आंसर उल्टा आ जाएगा, तो ये मेजर नहीं करना है, लेकिन आँख से देखना है कि छोटा एंगल जो दबी हुई साइड होगी वो छोटी होगी और जो खुली हुई डायगनल की साइड होगी वो बड़ी होगी। तो 30 50 ये, तो ये 50 उल्टा होकर अंदर आएगा। क्लियर? अब जल्दी से फारिग कर दें। अब इस पर ना साइन लॉ लग रहा है ना कोसाइन, चेक करें कैसे। थोड़ी सी वीडियो 2-3 मिनट की ध्यान से, क्योंकि अभी बताया कोसाइन लॉ उस वक्त लगता है या तो तीनों साइडें हों, क्लियर, या उस वक्त लगता है जब 2 साइडें उसका इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ ज़रा देखें, 2 एंगल दिए हुए हैं, 2 एंगल वाले पे तो हमारा कोसाइन लॉ लगता ही नहीं है, एक पे लगता है, एक पे लगता है, एक पे लगता है। गौर करें कोसाइन लॉ में एक दफ़ा में एंगल आ रहा है। अब साइन लॉ में आते तो 2 जगह एंगल हैं, लेकिन साइडें आती हैं अपोजिट, साइडें आती हैं अपोजिट, यानी अल्फा के सामने वाली ए तो है ही नहीं हमारे पास और बीटा के सामने वाली बी भी नहीं है, तो फंस गया ये सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टेरिक लगा लीजिएगा। फंस गया सवाल कैसे? क्योंकि साइन लॉ का जो टेक्निक बताई कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर नोन देन साइन लॉ इज़ वैलिड, कि जो साइड हो उसके सामने वाला एंगल हो तब साइन लॉ लगता है। और कोसाइन लॉ उस वक्त लगता है जब या तो तीनों साइड्स हो या 2 साइड्स हो उनका इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल हो। क्लियर? तो अब रास्ता पड़ेगा इस सवाल में, और रास्ता बना यूं कि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, याद है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, नहीं याद है तो ये याद करें कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज़ 180। अब हमारे पास अल्फा और गैमा है, ए पे अल्फा था, सी पे गैमा ऑल्टरनेट एंगल से आया था, तो अब इन दोनों को ले आके उधर माइनस कर दूंगा। अच्छा आपके ऊपर है 2 माइनस कर दें, मैं माइनस को कॉमन लेके एक दफ़ा माइनस करूँगा। ये आपके पास ऑप्शन है कि माइनस अल्फा माइनस गैमा, कान कैसे भी पकड़े माइनस ही करना है, लेकिन मैंने माइनस को कॉमन लिया है तो प्लस करके माइनस, तो 50 + 30 80, 80 माइनस हो गया 100। अब रास्ता क्लियर है कैसे? क्योंकि अब मेरे पास ये वाला एंगल आ गया। अब गौर करें साइड के सामने वाला एंगल है, ठीक है, और इस साइड और एंगल है आमने सामने, सी और गैमा है, बीटा निकाल लिया तो बीटा के सामने वाला बी अब आ जाएगा। लेकिन समझ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं कि साइन लॉ क्यों लग रहा है, कब लग रहा है? When 2 sides and their opposite angles are, then इसलिए गैमा ये बीटा निकालना पड़ा, क्योंकि ये नहीं था अपोजिट, मिसिंग था, और कोसाइन भी दिखा दिया। 2 एंगल पे तो कोसाइन लॉ बात ही नहीं करता है, बात ही ख़त्म। एक्सलेंट। अब जल्दी से देखेंगे कोसाइन लॉ होता क्या है। साइन लॉ का ये फॉर्मूला लिख लें भाई, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा, लेकिन कभी ए की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा हो जाएगा, ए के साथ अल्फ़ा, बी के साथ बीटा, कभी ए के साथ सी की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा हो जाएगा, ए के साथ अल्फ़ा, सी के साथ गैमा। कुछ समझ में आया? इसके भी 3 फॉर्मेट है कोसाइन की तरह। अभी बी और सी की ज़रूरत थी तो देखें बी और सी वाला यूज़ किया। कभी ए और बी की ज़रूरत होगी तो ए के साथ अल्फ़ा, बी के साथ बीटा, साइन का, ए के साथ अल्फ़ा, सी के साथ गैमा, साइन का। ठीक है, साइन लॉ साइन का। अब जल्दी से चेक करें, इसमें सब कुछ है मेरे पास, बिल्कुल सी ये रहा, अब पुट एंड गेट पे आ गया मामला। 55 गैमा हमने सवाल में था 50, बीटा देखें पता है, बीटा अगर ना निकालते यहाँ रखते क्या, 2 अननोन हो जाते ना, ये भी और ये भी, इसलिए अब समझ में आ रहा है आप लोगों माशाल्लाह कि बीटा इसलिए निकाला कि रखेंगे तो बी आएगा, रास्ता बना। अब क्रॉस किया, सी की वैल्यू रखी, साइन बीटा, इसके बाद ये स्टेप है साइन 100, क्योंकि 100 कैलकुलेटर में साइन 100 निकाल लेंगे ना आप। आखिरी बटन टेंजेंट का, उससे पहले कॉस का, उससे पहले साइन का, 3rd बटन होगा। 3 डेसिमल की आदत बना लीजिएगा। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, बी आ गया। अब देखें यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन मुमकिन है बुक वालों ने इसका आंसर 70.7 लिख दिया हो कि 65 नियरली या अप्रॉक्सीमेटली 70.7। तो आंसर पे परेशान नहीं हो, मेथड समझ में आया और डायग्राम। तो ये डायग्राम पेंसिल वगैरह से बनानी है, समझ के बनाइएगा। ये जो सारा कुछ बताया है इसका ध्यान रखिएगा। ये जो मैं रेड पेन बॉक्स वॉक्स बनाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसके एक और वीडियो लेक्चर बनेगा आपके लिए। लंबे लेक्चर इसलिए हो रहे हैं कि सवाल लंबे और समझाने का मुझे होता है और आपको समझने का। सही है, इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगली लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।